नाउ वी हैव मूव्ड इन द नेक्स्ट लेक्चर, और फिर से हमने एक और लेक्चर को कवर किया है और आपको इसमें भी बहुत सारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखाने वाला हूं और आपको समझाने वाला हूं। सो डोंट वरी, आई एम हियर टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चंस। देखिए, इसे अच्छे से ध्यान से समझना होगा आपको कि क्वेश्चंस आखिर प्रश्न क्या है। देखो, प्रश्न तो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है और उतना भी आसान भी नहीं है। गिव टू एग्जांपल्स फ्रॉम एवरीडे लाइफ व्हिच शो दैट एयर exerts pressure। हमारे जीवन से, प्रत्येक जीवन से ऐसा दो एग्जांपल आप बताइए जहां पे मैं जान पाऊं कि एयर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्या करता है, एग्जर्ट करता है, यानी कि लगाता है। तो दिक्कत क्या है, बन जाएगा। देखिए कैसे, इसी कैसे का एग्जांपल्स, कैसे को समझाने के लिए मुझे इसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो 43 है ना, तो लेट अस सी। देखिए लिखेंगे कि flowing are the two examples from, कहां से लिए हैं जी, तो एवरीडे लाइफ से लिया, फ्रॉम एवरीडे लाइफ। किस लिए, टू शो दैट एयर जो है वो एक्सर्ट्स प्रेशर करता है, सो दैट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। चलिए देखिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहां पर नहीं लिखा हुआ है, एयर एक्सर्ट्स प्रेशर बोला। डोंट वरी। जैसे सपोज दैट अगर मैं एयर को लेता हूं, एक बैलून के अंदर में फिल करता हूं, तो जो उसका बैलून है वो, उसका शेप जो है वो बदल जाता है, फूल जाता है। इसका मतलब तो यही हुआ कि जो एयर है वो प्रेशर एक्सर्ट करता है, वो भी कहां, तो ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। गॉट इट, क्लियर हो गया। तो इसे लिखेंगे हम लोग कि if we fill air in a balloon, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, मतलब हम इधर काम कर रहे हैं, तुम इधर काम करो। If we fill air in a balloon, अगर हम लोग, फैन कम है ना, हम लोग क्या करते हैं, बैलून में एयर को भर देते हैं, इन ए बैलून, देन इट गेट्स फ्लैटेंड। फ्लैटेंड का अर्थ हुआ चौड़ा हो जाना, मोटा हो जाना, फूल जाना, फ्लैटेंड। दैट इज बिकम्स लार्जर, तो वो बड़ा हो जाता है। ब्रैकेट में लिख दिया समझने के लिए, फ्लैटेंड का मतलब क्या होगा, फ्लैटेंड because air is made up of a small particle से एयर जो है वो क्या बना है, particles, a small particles which is called मॉलिक्यूल्स, जिसको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, जो क्या करता है, दैट कोलाइड्स इन द बैलून। ऐसे लिखो, दैट कोलाइड्स इन द, भी कोई दिक्कत नहीं है, बट ये भी लिख दो तो और अच्छा, इनसाइड द बैलून, जो बैलून के अंदर में कोलाइड करता है एक दूसरे से, एंड फाइनली, और अंततः क्या करेगा, एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द walls of container, on the walls of container in which it is kept।
जिसको मैं इसको रखा गया है, तो डेट इज किसमें रखा गया, डेट इज वॉल्स ऑफ बैलून। वो यहाँ पे क्या है, तो बैलून का बॉल्स है ना, क्योंकि बैलून में एयर भरा गया है ना, तो हमने देखा कि किस प्रकार से जो बैलून है वो फूल जाता है। क्यों? क्योंकि जो एयर है वो एक्सर्ट कर रहा है प्रेशर बैलून के दीवारों पर। तो पता चल गया ना कि आखिरकार बैलून सच में है जो प्रेशर लगा रहा है। और ये एग्जांपल दे दिया हमने, एवरीडे प्रत्येक जीवन में बैलून का इस्तेमाल होता ही है, चाहे आप डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल करें, चाहे बर्थडे पार्टी मनाने के लिए, चाहे और भी तरह तरह के सजावट के रूप में भी बैलून्स का इस्तेमाल किया जाता है, फुलाते हैं गुब्बारे वगैरह से। एनीहाउ क्लियर होता है। फुटबॉल में भी इस्तेमाल करते हैं, वही हुआ बैलून जस्ट लाइक। और हम लोग टायर्स में भी इस्तेमाल करते हैं, बाइसाइकिल टायर्स में लिखेंगे when we filled air किसमें, तो inside a bicycle tube, a bicycle tires। बाइसाइकिल टायर्स के अंदर में क्या करेंगे, अगर हम लोग हवा को डालते हैं then it becomes hard, तो वो क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। Because of air pressure, एयर प्रेशर के चलते that exerts, जो exerts करता है on the walls of tires। कहां से, तो फ्रॉम इनसाइड, अंदर से, क्योंकि अंदर भर रहा है वो ना एयर को तब। तो ये हमारा प्रत्येक जीवन से रिलेटेड है, जो दो एग्जांपल है किसका, तो एयर प्रेशर का, कि किस प्रकार से एयर जो है वो सच में क्या कर रहा है जी, बोलिए। तो सच में वो प्रेशर लगाया जा रहा है, एयर प्रेशर सच में लगाया जाता है टायर्स में। टायर्स के केस में देखें कि उसमें एयर फिल करेंगे, और बैलून के केस में भी देखा। तो इसका सॉल्यूशन कंप्लीट होता है, आप इसे नोट कीजिएगा, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की मैं बातें करता हूं। चलो इसे लिखेगा ताकि मैं और भी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करूं। इरेज कर दें, मिटा दें, चलो ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे साथ साथ पढ़ने का प्रयास करो। लिखा हुआ है कि व्हाट इज ए रबर सकर, रबर सकर, क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, व्हाट इज ए रबर सकर। रबर सकर क्या होता है, किसे कहते हैं, इसका डेफिनेशन क्या होगा, नहीं लिखा, क्लियर है ना, चलो ठीक है। तो रबर सकर क्या होता है, पढ़ाया था। और हाउ डज इट वर्क, स्टेट वन यूज ऑफ रबर सकर। रबर सकर क्या है, इसका एक इस्तेमाल बताइए, ठीक है। तो नो प्रॉब्लम, अभी रबर सकर के बारे में लिखते हैं, यानी कि 44 का आंसर लिखा हुआ। बताइए रबर सकर क्या होते हैं, पढ़े हो ना, तो क्या बताते हैं, लिखेंगे कि ए रबर सकर, ए रबर सकर क्या है जी, तो इज ए डिवाइस, यह एक प्रकार का डिवाइस है विच स्टिक्स फॉर्मली, जो आसानी से क्या कर सकता है, चिपक सकता है, कहां, टू दी स्मूथ एंड फ्लैट सरफेसेस, जहां पे थोड़ा सा चिकना रहना चाहिए और फ्लैट सरफेस रहना चाहिए, वहां पे ये चिपक जाएगा रबर सकर। क्लियर, क्लियर है। दैट लुक्स लाइक कैसा दिखता है, लुक्स लाइक ए फ्लैट कॉनकेव शेप्ड है, कॉनकेव शेप्ड, इसी को बोलते हैं रबर सकर। कोई पूछेगा डेफिनेशन तो यही बताना पड़ेगा कि रबर सकर कुछ नहीं है, बस एक डिवाइस है जो विच स्टिक्स फॉर्मली टू द स्मूथ
a smooth and flat surface that looks like a concave shape. Concave और ज्यादा लिखना है, is a device which is made up of रबर का बना हुआ, यहाँ पे लिख दो is a device which is made up of रबर से बना हुआ है, रबर से बना हुआ है। फिर रबर के बाद लिखेगा that sticks firmly, ठीक है ना, ऐसे लिखो is a device which is made up of rubber that sticks firmly to the smooth and flat surface that looks like a flat concave shape is called a rubber sucker। इसी को बोलते हैं रबर सकर। ये डिफिनेशन हुआ बहुत अच्छे से, गॉट इट। हिंदी में बता, रबर सकर जो है वो एक प्रकार का यंत्र हुआ जो रबर से बना हुआ था, जो कहाँ चिपक सकता है, तो फ्लैट सरफेस पर एंड स्मूथ चिकना सरफेस पर आसानी से चिपकता है, उसी को रबर सकर बोलते हैं। और रबर सकर के बारे में ज्यादा बोले तो इसको एक सक्शन कप के भी नाम से जानते हैं, तो उससे क्या ही लगा दो। अभी वर्क कैसे करता है, हाउ डज इट वर्क, तो लिखेंगे स्टार लगा के। व्हेन वी प्रेस, जब हम लोग क्या करते हैं, प्रेस ए रबर सकर को जब हमने दबाया, ए रबर सकर, देन तब क्या होगा, देन ऑल द एयर is removed beneath it, यानी कि इसके नीचे से जितना भी एयर है रबर सकर के नीचे, जितना भी एयर रबर सकर, इसको मैंने क्या किया, दबा दिया, तो इसके नीचे जितना भी एयर था वो बाहर आ गया, beneath it, इसके नीचे से एयर जो है वो रिमूव हो जाएगा, एंड पार्शियली, कुछ वैक्यूम जैसा, एंड पार्शियली वैक्यूम इज क्रिएटेड। देखिए मैं यहाँ पे कंप्लीट वैक्यूम नहीं लिख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि दबाए हुआ तो कुछ अमाउंट एयर का हो सकता है, वैक्यूम इज क्रिएटेड। सो इसीलिए क्या है, तो इनसाइड द रबर सकर, तो रबर सकर के नीचे, या फिर इनसाइड ना लिख करके बीनीथ लिख सकते हो, या फिर बिलो लिख सकते। सो बिलो द रबर सकर के नीचे क्या है जी, देयर इज लो प्रेशर, वहां पे लो प्रेशर रबर सकर के नीचे, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो हाई प्रेशर लगा रहा बाहर से, और अंदर लो प्रेशर, बाहर हाई प्रेशर, तो हाई प्रेशर इसको चिपकाए हुए रखेगा रबर सकर पर, बॉल्स पर। ऐसे ही काम करता है ये। बट द हायर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो रहा, एक्टिंग ऑन द रबर सकर, या फिर ऐसे लिखो एक्टिंग ऑन इट, इस पे लग रहा है, कहां से, फ्रॉम आउटसाइड, जो क्या करेगा, तो दैट होल्ड्स किसको, द रबर सकर फर्मली, और इसी के चलते फर्मली यानी कि आसानी से चिपके हुआ रहेगा, होल्ड्स फर्मली टू द फ्लैट एंड अ स्मूथ सरफेस, चिकना और फ्लैट सरफेसेस पर आसानी से यह चिपके हुए रहेगा। अब देखिए इस रबर सकर का इस्तेमाल बताया, तो रबर सकर का इस्तेमाल करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को चिपकाने के लिए, टांगने के लिए, चिपकाने के लिए नहीं, क्यों, क्योंकि रबर सकर न चिपकेगा। उसको इस प्रकार से रखते हैं, पीछे से खुट्टी, इस प्रकार से खुट्टी जैसा पीछे से कर करके ऐसे रहता है, ऐसे, और इसको में क्या करते हैं, टांग देते हैं। कोई नहीं समझना भाई कि उंगली दिखा रहे हैं, इस प्रकार से ऐसे टांग देता है, ठीक है ना। रबर सकर बॉल्स में चिपका हुआ रहता है इस प्रकार से, फिर इसको में कोई भी चीज को टांग दिया जाता है, समझे। तो लिखेंगे
A rubber sucker is used to hold some object, या फिर ऐसा लिखो to hold an object. रबर सकर का इस्तेमाल करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को होल्ड करने के लिए, पकड़ने के लिए। कैसे जी? तो बाय यूजिंग ए हुक, एक हुक को लगा करके रबर सकर में पीछे एक हुक लगा देते हैं और उसी के मदद से बहुत अच्छे से हम लोग ऑब्जेक्ट को टांग सकते हैं कहीं भी। देखिए रबर सकर के बारे में ज्यादा जानना है तो रबर सकर जैसे तुम लोग बॉल्स में किसी भी चीज को टांगने के लिए काटी मारते हो, काटी ठोकते हो, और हथौड़ी मारते हैं सर, काटी ठोकते हैं। क्यों? क्योंकि ताकि आपको खुट्टी जैसा मिल सके, आप किसी भी चीज को टांग सके। बट रबर सकर क्या करता है कि अंदर में इस प्रकार से रहता है और जब इसको दबा देते हो तो ऐसे चिपक जाता है और पीछे एक इस प्रकार से होल रहता है, इसमें खुट्टी जैसा इस प्रकार से ऑक्सी जैसा कुछ फंसा करके इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट को टांग सकते हो। तो बॉल भी इस प्रकार से हमारा दीवार भी खराब नहीं हुआ और हमको टांगने के लिए भी स्पेस मिल गया किसी भी ऑब्जेक्ट को। गॉट इट? तो रबर सकर बहुत यूजफुल है, बड़े बड़े घरों में इस्तेमाल होता है इसको रबर सकर, और डेकोरेशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं रबर सकर के लिए। प्रश्न होगा कैसे? तो डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं रबर सकर के कुछ इस प्रकार से कि लाइटनिंग के लिए किसी भी चीज को टांग दिया, जलता हुआ कैंडल्स वगैरह ये सब, या फिर लाइट वगैरह ये सब, उसको मैं हुक में टांग सकते हैं। गॉट इट? तो इसे लिखेगा। क्वेश्चन नंबर 44 का सॉल्यूशन है जो मैंने काफी डिटेल में इसको एक्सप्लेनेशन दिया और लिखा है, इसे फौरन से आप लोग नोट कीजिए ताकि मैं कुछ और भी बातें आपको उससे सिखा सकूं। गॉट इट? लिखे? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस की मैं बातें करता हूं। देखो तो क्वेश्चन नंबर क्या है आपका? 45 है। तो 45 क्वेश्चन नंबर क्या पूछ रहा है? तो व्हाई डू माउंटेनर्स यूजुअली सफर? माउंटेनर्स जो है वो कुछ सफर करता है, किसी से सफर फ्रॉम नोज ब्लीडिंग। ये नोज ब्लीडिंग से सफर करता है कौन? तो माउंटेनर लोग। कहां? तो एट हाई एल्टीट्यूड्स पर, हाई एल्टीट्यूड्स पर। तो ऐसा क्यों हो रहा है, यही प्रश्न है। जब माउंटेनर्स लोग ऊंचा ऊंचा पर्वत पर, पहाड़ों पर चढ़ाई करते हैं तो उनको नोज ब्लीडिंग का समस्या आ जाता है या फिर नाक से खून बहने लगता है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है उसका कारण लिखना है और यही आपका प्रश्न है। तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से लिखेंगे। अब देखिए क्या दिक्कत है, जो क्या क्यों बह रहा है ऐसा? बीमारी नहीं है उस माउंटेनर को, ऐसा नहीं समझे कि शायद बीमारी है उस माउंटेनर को इसीलिए उसके नाक से खून बह रहा है, ऐसा नहीं है। ये ऐसा कुछ ही चक्कर नहीं है। तो बात क्या है? देखो जैसे जैसे अभी क्या है कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर है, वो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अभी मैं यहाँ पे नॉर्मली खड़ा हूँ, कोई पहाड़ पर नहीं वीडियोज में शूट कर रहा हूँ, लेक्चर नहीं बना रहा, मैं भी धरती पर ही बना रहा हूँ, नीचे सरफेस पे ही। हाँ पता है फ्लोर्स पर भी बना रहे हैं, ये नहीं हो। तब क्या है, अभी प्रेशर बराबर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और हमारे बॉडी में भी जो प्रेशर है दोनों मेंटेन किए हुए। लेकिन जैसे जैसे मैं हाई एल्टीट्यूड्स पर जाता हूँ तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटता है। नहीं जानते हो तो अभी से भी जान लो, पढ़ाया था ना। लेकिन हमारे अंदर में जो ब्लड प्रेशर है जी वो नहीं घटता, वो उतना ही रहता है। जो अंदर में हो गया हाई ब्लड प्रेशर, हाई है प्रेशर, लेकिन बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है। तो हाई ब्लड प्रेशर के चलते अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है और बाहर में प्रेशर लो है, और इसी के कारण से अंदर का जो आर्टरीज होता है, वेसल्स होते हैं, वो ब्रास्ट हो जाता है, रप्चर कर जाता है, टूट जाता है, फट जाता है, और जिसके चलते नाक से खून बहने लगता है। तो सर स्किन से कहाँ नहीं निकल रहा खून, नाक से कहाँ निकलेगा? अरे ऐसा इसलिए क्योंकि नोज का जो वेसल्स है वो बहुत ही थीन है, पतला स्मूथ है, इसलिए ज्यादातर यहीं से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। गॉट इट? क्लियर होता है ना। और वैसे भी सांस लेते हैं नोज से, बाकी तो सब स्किन वेसल्स जो है वो स्किन के अंदर बंद है ना जी। क्लियर हो गया? अच्छी बात है।
तो देखो ये 45 का आंसर लिखा रहा है, व्हाई डू माउंटेन्स लिखेंगे सिंस व्हेन we go on the high altitudes of mountain, यानी कि माउंटेन्स की ऊंचाई पर अगर हम लोग जाते हैं तो क्या हो जाएगा, देन देयर इज लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर that acts, जो क्या करता है हमारे बॉडी के ऊपर एक्ट करता है, ऑन आवर बॉडी, हमारे बॉडी के ऊपर है। लेकिन बट आवर इनसाइड प्रेशर इज हाई, मैं क्या बोल रहा हूं, डेट इज ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर इज, लेकिन हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो क्या है, तो हाई है, ज्यादा है। ड्यू टू दिस सम वेसल्स या फिर वेंस कहिए ऑफ आवर बॉडी ब्रश कर दो, एंड दिस रिजल्ट्स इन नोज ब्लीडिंग, और यही जो है वो नोज ब्लीडिंग होने लगता है, कारण बन जाता है नोज ब्लीडिंग का। तो ये आंसर कंप्लीट हो गया, बट फिर भी किसी को इच्छा नहीं पूर्ति हुई, पेट नहीं भरा, तसल्ली नहीं हुई, तो आप क्या कीजिए कि एक लाइन और जोड़ देगा आंसर में, एग्जामिनेशन में भी ऐसे ही करोगे, समझ गया ना। सो दैट्स व्हाई, इसीलिए सो दैट्स व्हाई माउंटेनर्स यूजुअली क्या करता है, सफर फ्रॉम, किस चीज से, तो नोज ब्लीडिंग की समस्या महसूस करता है, नोज ब्लीडिंग। कहां जी, तो एट हाई एल्टीट्यूड्स पर। तो ये आंसर आपका कंप्लीट होता है, समझे ना। चलिए अच्छी बात है, गॉट इट। तो इसे लिख लोगे अच्छे से। ये 3 गो क्वेश्चन था, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन में ही नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन किया, जिसमें आपको थ्योरी अगर पढ़ा हुआ होगा तो आपसे ये बन गया होगा, और अगर नहीं बना होगा तो आई होप कि आपने इसे लिखा होगा और आपने मेरी बातों को समझा होगा। गॉट इट। तो इसे लिख लेंगे फौरन से इस क्वेश्चंस को भी, फिर कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन इससे इरेज करके मैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस की मैं बातें करता हूं। तो लिखो, चलो मिटाते हैं इसे। ओके स्टूडेंट्स, तो बहुत सारे क्वेश्चंस को डील करने के बाद अब नाउ वी हैव मूव्ड इन द नेक्स्ट क्वेश्चंस। एंड चलो अब इस क्वेश्चंस को भी मैं बहुत अच्छे से आपको समझाता हूं और एक्सप्लेनेशन देते हुए मैं आपको नोट्स भी तैयारी करवाता हूं। तो देखिए आपका क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चन नंबर 46 है, डिस्क्राइब वन एक्टिविटी टू शो द एग्जिस्टेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मुझे आप एक ऐसा एक्टिविटी बताओ या फिर बताइए जो क्या करता हो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को प्रूव करे, साबित करे कि नहीं सच में एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कोई अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है। तो ऐसा एक एक्टिविटी मैंने आपको चर्चा की हुई है, बट डोंट वरी, फिर से मैं आपको एक्टिविटी को बताता हूं। देखिए क्या करना हो, वेरी इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग। सर आपके लिए तो सब इजी ही है और सब इंटरेस्टिंग है। अरे सच में है, देखो तो लिखेगा कि फ्लोविंग इज एन एक्टिविटी, फ्लोविंग इज एन एक्टिविटी किस लिए है जी?
to show the existence of किसका अस्तित्व है? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्वेश्चन है कि आप एक ऐसा एक्टिविटी हमको बताइए, एक्सप्लेन कीजिए जो एटमॉस्फेरिक के एग्जिस्टेंस यानी कि अस्तित्व को प्रूव करता हो कि नहीं सच में है। तो दिक्कत क्या है, उसके लिए क्या करना है कि हमें एक गिलास लेना है, लिखेंगे फर्स्टली वी टेक ए ग्लास and a paper and a hard paper लेंगे and a hard paper, थोड़ा सा काढ़ा कराना चाहिए, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, सेकेंडली यानी कि सेकेंड स्टेप है we filled a glass of, don't worry मैं फिगर से समझाता हूं, we filled a glass of water and paper या फिर कार्डबोर्ड कहिए, नहीं पेपर ही लिखो, and paper is placed ऑन इट, उस पे हम पेपर को रखेंगे, लिखेंगे थर्डली बी, उसको उलट देंगे, उलटना का वर्ड मीनिंग क्या होता है, अरे कुछ भी लिख दो, लिखेंगे कि बी, क्या ही लिखा हूं ध्यान में भी नहीं आ रहा है, क्यों लोग बोल नहीं बोल सकते साहब, तो आपके भरोसे हैं सर, जब आप ही ऐसे धोखा दीजिएगा तो हम क्या ही बोलेंगे, मेरा दिल तो उछल के बाहर ही आ जाएगा। डोंट वरी, वी brings the upper part to the lower part and the lower part to the upper side। जो मैंने बातें लिखा है इसको समराइज कर सकते हैं, डेट इज बी inverted this glass setup, यानी कि क्या किया है, इस तरह के ग्लास सेटअप को इस प्रकार से भरा हुआ पानी उस पर कड़वा रखा और इसको इन्वर्टेड कर दिया, यानी कि उल्टा कर दिया। पता चला कि उल्टा का क्या लिखा गया, इन्वर्टेड। ध्यान कहाँ है तुम्हारा, एक ही प्रश्न को उत्तर नहीं दे पाते और आपको तो क्या ही कहना, ये नहीं हो, डोंट वरी, पता है कि आपको आता होगा बट यही होगा, ठीक है ना। तो आप एक फिगर भी ड्रा कर देना कुछ इस प्रकार से, ज्यादा तो कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से फिगर को ड्रा कीजिए और एक कार्डबोर्ड को लीजिए, आप कुछ इस प्रकार से लेंगे और इसमें जो है वो वाटर फील्ड है, सब में वाटर फिलअप है, ग्लास है, अंदर में वाटर है, ये जो है वो एक कार्डबोर्ड है, ठीक है। तो क्या देखेंगे कि जब ऐसे इसको उलट देंगे तो जो पानी है वो नीचे नहीं गिरेगा। मैंने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, अब मेरा हर एक लेक्चर देखे होंगे तो ये एक्सपेरिमेंट को किया है, वही एक्सपेरिमेंट मैं सेम लिखा हूं, ठीक है। और फाइनली लिख देंगे एक स्टेप अंतिम में कि वी नोटिस दैट इस पे क्या लग रहा है जी, तो इस पे ग्रेटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिखा है, ग्रेटर
एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर क्या कर रहा है, होल्ड्स द कार्डबोर्ड। जो ग्रेटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा रहा है बाहर से, वो होल्ड किया हुआ है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कुछ तो है जो इसको उल्टा की काइला पर भी नहीं गिर रहा है पानी, ठीक है ना। वी नोटिस दैट एटमॉस्फेरिक प्रेशर holds the water from running out, बाहर निकालने से उसे रोक रहा है। जो क्या कर रहा है, that exerts pressure on the, किस पे लगा रहा है प्रेशर को एक्सर्ट कर रहा है, ऑन दी कार्डबोर्ड, जो कि कार्डबोर्ड के ऊपर में प्रेशर लगा रहा है, दबाव लगा रहा है। कौन, तो ये हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यही एक्टिविटी होगा जो कि मैंने इसे लिखाया भी और एक्सप्लेन भी किया। आई होप कि आपने समझा होगा। थ्री पीपल गेटिंग माय पॉइंट। तो इसे इस क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर है, इसे अच्छे से आप लिखिए। समझ गया ना? चलो इसे फौरन से लिखो। आई होप कि आपने लिखा होगा। अब मैं इसे क्या करता हूं, मैं इसे इरेज करता हूं, ठीक है ना। तो इसे लिख लो। अब देखिए जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन नंबर 47 को सॉल्यूशन करते हैं। लिखे हो ना जी? हाँ सर लिख लिया। कितना बार पूछेगा, भरोसा तो कीजिए हम पे। ठीक है कर लिया। अब इसे मिटाता हूं। क्वेश्चन नंबर 47 पढ़ते हैं। एक्सप्लेन कीजिए कि भाई वाटर कम्स आउट मोर स्लोली, जो पानी है वो सबसे ज्यादा धीमी गति से क्यों आ रहा है, फ्रॉम एंड अप स्टेयर्स टैप देन फ्रॉम ए सिमिलर टैप डाउन स्टेयर्स। देखो ये क्वेश्चन नंबर 47 है। इंटरेस्टिंग भी और आसान भी। देखिए सपोज दैट कि मान लेते हैं कि मैंने एक क्या किया है, मैं एक बड़ा सा टैप लिया हूं, कुछ इस प्रकार से टैप लिया हूं, ठीक है ना। और इस टैप में यहां पानी जो है पूरा ऊपर तक लगी फील कर दिया, भर दिया, ठीक है। आप लोग भी भर दीजिए एक टैप में, ठीक है। टैप लिए हुए हैं, इसको मैं पूरा पानी को भर दिया है, यहाँ पे को होल कर दिया है, होल कर दिया, ठीक है। और मैं एक यहाँ पे भी होल कर दिया, होल कर दिया, कुछ इस प्रकार से होल कर दिया। तो तुम ये प्रश्न क्या है, ये प्रश्न है स्टूडेंट कि जो अप स्टेयर यानी कि ऊपर वाले में से जो पानी निकल रहा है वो कुछ इस प्रकार से निकल रहा है, इसका जो धारा है वो ये है। लेकिन जो लोअर वाला है उसका जो धारा होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। यानी कि क्या नोटिस कर रहे हैं, यही प्रश्न है कि जो ऊपर वाला होल है वाटर में यानी कि अप स्टेयर्स ऊपर में है, उससे जो पानी है वो धीरे धीरे जा रहा है, धीरे धीरे जा रहा है। लेकिन जो नीचे में होल किए हैं डाउनवर्ड स्टेयर्स यानी कि नीचे का जो होल है उससे जो पानी है वो ज्यादा तेजी से निकल रहा है फास्टली। तो क्यों? तो आपको ये ना पढ़ाया है कि चूंकि हाइट ऑफ द वाटर है वो बढ़ गया, डेप्थ बढ़ गया है, गहराई बढ़ गया है, तो इतना सारा वाटर जो है वो प्रेशर लगा रहा है इसके ऊपर, इसलिए तेजी से एकदम पूरा पुश कर देगा वाटर को। लेकिन यहाँ पे मैं तुलना करूं तो इतना सा ही इसका गहराई है, गहराई जो है वो इतना ही है। गहराई को अगर देखिएगा तो इसका जो गहराई हो जाएगा वो कुछ यही हो जाएगा, ये है गहराई, ठीक है ना। ये स्मॉल एच मान लेते हैं, इतना ही है। लेकिन अगर इसका गहराई की मैं बातें करोगे तो इसका जो गहराई है वो ये है, यानी कि बड़ा वाला एच है। तो देख रहे हो अंतर, ये ऊपर वाला से धीरे धीरे वाटर निकल रहा है लेकिन नीचे वाला से एकदम पूरा तेज से जा रहा है, तभी तो देख रहे हो प्रेशर एकदम पूरा आगे निकले। क्यों? क्योंकि जो ऊपर अप स्टेयर का जो है
वो हाइट कम है, डेप्थ कम है, तो इतना ही वाटर जो भी मौजूद है वो इसके ऊपर प्रेशर लगा रहा है तो धीरे से जा रहा है। लेकिन इसकी मैं बातें करूं तो बहुत गहराई है, गहराई बढ़ गया तो इतना सारा जो वाटर है वो पूरा प्रेशर लगा रहा है और तब जो वाटर है वो पूरा तेज से निकल रहा है। या फिर और एक लाइन में बोलूं तो जो प्रेशर है वो इंक्रीजेस विथ डेप्थ, जैसे जैसे गहराई बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ जाएगा, इसीलिए लिक्विड का प्रेशर बढ़ता गहराई के साथ, इसीलिए डाउनवर्ड से फास्टली जा रहा है और अपवर्ड से स्लोली निकल रहा है पानी। व्हाट इट, अब चलिए इसे लिखाता हूं। लिखेंगे सिंस, क्यों तो लिखेंगे सिंस वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो दैट, एक ही लाइन में उत्तर लिखा दूंगा, वी नो दैट, एक फिगर बना लीजिए, पता है कि नहीं जरूरत है लेकिन समझने के लिए आसान होगा, आप लोग बना लीजिएगा और एग्जामिनेशन में भी बना लोगे ना तो जो भी एग्जामिनर है वो आपको इसी फिगर देखते ही वो नंबर दे देगा आपको, समझ गया ना। लिखा गया since we know that pressure exerted by liquid is increases कैसे, तो with increasing depth, यहां पे ऐसे लिखे with increasing depth, बढ़ती गहराई के साथ साथ उसका प्रेशर भी लिक्विड के द्वारा बढ़ जा रहा है, इसीलिए लिख देना सो दैट्स वाई, और यही कारण है दैट्स वाई वाटर कम्स आउट मोर स्लोली, एकदम धीमा गति से आएगा, फ्रॉम एंड अप स्टेयर्स, टैप, यानी कि टैप के ऊपरी भाग से धीरे से पानी निकाल रहा, देख सकते हैं मैंने एक्सप्लेनेशन किया है। देन फ्रॉम ए सिमिलर टैप, यानी कि उसी टैप में अगर नीचे वाला होल को देखेंगे तो उसमें से तेजी से निकाल रहा है, फ्रॉम ए सिमिलर टैप डाउन स्टेयर्स, उसी टैप लेकिन निचली हिस्सा की बातें कर रहे हैं तो तेजी से निकालेगा, निचले हिस्सा के मुकाबले ऊपर में धीरे से जा रहा है। ये सॉल्यूशन था 47 क्वेश्चन का, जिसे मैंने डिटेल सॉल्यूशन, डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहते हो वही मैंने किया है, तो इसे नोट करेंगे आप लोग, गॉट इट, तो अच्छे से लिखिए, अच्छे से पढ़िए, इसे समझिए और फिर सॉल्यूशन करते हैं कोई नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चंस की मैं बातें करता हूं, व्हाट इट, आई होप यू पीपल गेटिंग माय पॉइंट। अब आइए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 48। देखो तो क्वेश्चन नंबर 48 पढ़ो तो क्या पूछ रहा है, देखो प्रश्न है कि व्हाट इज मींट बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, व्हाट इज मींट बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स से आप के बारे में क्या जानते हैं या फिर उससे क्या समझते हैं या फिर ये होता क्या है, डेफिनेशन लिखो, वही हो गया, समझ गया ना, तो डोंट वरी, और चलो लिखते हैं। या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में क्या जानते हैं, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी, या तो आप फोर्स ऑफ ग्रेविटी को बताइए या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स को बताइए। तो सर ग्रेविटेशनल फोर्स अलग हुआ और फोर्स ऑफ ग्रेविटी अलग हुआ, तो हाँ अलग हुआ, ये दोनों में से किसी एक को डिफाइन कीजिए और एक एग्जांपल लिखिए, जिसको डिफाइन कीजिए उसी का एग्जांपल लिखिए, तो डोंट वरी। चलो किसका कर दें, सर दोनों बता दीजिए तो और भी अच्छा लगता है, ऐसे होता है जी, यही हो लिखेंगे द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन of which every object attracts each other, मैंने बोला कि कोई भी इस दुनिया में ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, एक दूसरे को आकर्षित कर रहा है, खींच रहा है। मैं भी
अपने ये मार्कर के ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ और मार्कर भी हमको खींच रहा है अपनी ओर, तो इसी को कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। लिखेंगे देन दिस इज कॉल्ड, क्या बोल दिए, कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स का एग्जांपल पूछ रहा है, तो देखिए यही ग्रेविटेशनल फोर्स है जो अर्थ को इसके ऑर्बिट में रखे हुए है, जो सन के चारों तरफ है। तो लिखेंगे एग्जांपल्स में कि इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है that holds the earth, किसको होल्ड किया हुआ, अर्थ को, that holds the earth in their orbit, ऑर्बिट है अराउंड द सन, सन के चारों तरफ। तो एक एग्जांपल हो गया। तो इससे क्वेश्चन नंबर 48 का सॉल्यूशन किया है, इसे लिखिएगा। आपको कोई लड़का सोच रहा कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी को भी लिखा दीजिए सर, ताकि हमको तसल्ली हो, तो कोई बात नहीं, लिखा देता हूं। देखिए आपके लिए और मेहनत करेंगे, डोंट वरी। लिखेंगे द पुल ऑफ द अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट का जो हमारे अर्थ का जो पुल है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, इसी को बोलते हैं। देन दिस इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो इसका डेफिनेशन हो गया ना, तो अब लेक्चर को खत्म कर रहे हैं। नहीं मानोगे, सोच रहा, आप सोचेगा कि सर इसका भी एक एग्जांपल दे दीजिए ताकि और पेट भरे, तसल्ली हो जाए। तसल्ली करवाने के लिए मैं ही हूं जी, डोंट वरी। देखिए इसका एग्जांपल हो जाएगा, इट इज ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी that when we, जब हम लोग क्या करते हैं, when we drop a stone, एक स्टोन को, पत्थर को गिराते हैं, then its speed goes on increasing, तब उसका जो स्पीड है वो क्या हो जाता है, वो बढ़ते जाता है, गोज ऑन इंक्रीजिंग। अर्थ का जो ग्रेविटी है उसी के चलते जब किसी को इस प्रकार से अगर आप गिराते हैं ना, तो इसका जो स्पीड है, जिस स्पीड से गिराए हैं, उस स्पीड वो ना रह करके और बढ़ते चला जाएगा ग्रेविटी के कारण। तो एग्जांपल से हो गया, सॉल्यूशन भी हो गया। तो इतनी सारी बातों को आई होप कि आपने इसे लिखा होगा। व्हाट इट, अगर नहीं लिखे हो तो फिर से लिख लीजिएगा, अगर कोई समझ रहा होगा सिर्फ तो लिखे, इसे नोट हो गया। चलिए अच्छी बात है। तो बस इस लेक्चर को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। फिर से कोई नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे कुछ नए अंदाज में, कुछ नए प्रॉब्लम्स के साथ। तब तक के लिए बस हंसते रहना है, डोंट वरी, आप टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिए। मैं हूँ यहाँ पे चिंता करने के लिए, आपके लिए सॉल्यूशंस रहेगा, सॉल्यूशन कर देंगे, टॉपिक रहेगा उसको डील कर देंगे। सो व्हाई यू आर टेकिंग अ स्ट्रेस, डोंट वरी, जस्ट कूल डाउन, जस्ट काम डाउन, गॉट इट। तो बस मुस्कुराते हुए इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। अलविदा।